हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है अभी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिंप्लीफाइड चैनल में। हमने थोड़ा सा अपने उन दोस्तों के लिए या अपने उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक उनकी हेल्प करने के लिए थोड़ा सा सीसीएमटी की जो काउंसलिंग अभी होने वाली है 10 तारीख से जो स्टार्ट होने वाली है उसके लिए थोड़ा सा एक मतलब गाइडलाइंस तैयार की है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किए थे पर्सनली भी, जो अभी नए बच्चे जिन्होंने गेट वगैरह का एग्ज़ाम दिया है, तो उनके मन में काफ़ी सारे सवाल थे ये सीसीएमटी की काउंसलिंग को लेकर कि इसमें किस तरीके से मतलब क्या क्या करना होता है, कहाँ पर कौन सी फीस जमा करनी होती है और वो सब चीज़ें। तो उसी को मैंने एक कोशिश की है। मैंने थोड़ा सा उसकी जो अभी पोर्टल स्टार्ट हुआ है 3 तारीख से, उसी के पोर्टल का यूज़ करते हुए और सब कुछ उसी से लेते हुए मैंने उसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह था वो सब कुछ पढ़ा और उसी से मैंने जितनी भी जानकारी आप लोगों के लिए जो भी इस बार सीसीएमटी की काउंसलिंग में शामिल होंगे उनके लिए जितनी भी जानकारी, जितना ज़रूरी जानकारी थी और सफिशिएंट जानकारी थी, मतलब पर्याप्त जानकारी थी और ज़रूरी जानकारी थी, वो सारी मैंने जुटाई है। और ये आपका लगभग जो एक वीडियो मैंने बनाया है आपको पूरा का पूरा वो सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी और इससे एक्स्ट्रा आपको कहीं पर भी कुछ भी इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए कोई भी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी सवाल आपका अगर इसमें अनआंसर्ड रह गया हो, ठीक है, अगर आपका पूरी वीडियो देखने के बाद आपको फिर भी लगता हो कि आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप हमारे इस पेज पर जाकर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं सारे आपको जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे वो दे दूंगा। अगर आपको कोई भी उसके बाद भी अगर कोई भी और सवाल हमसे पूछने हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई और सवाल आपका रह गया हो जो आपके मन में अभी भी शंका हो, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीसीएमटी क्या है। देखिए, सीसीएमटी एक काउंसलिंग है जो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है फॉर दी एमटेक एमआर्क। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए सीसीएमटी की जो काउंसलिंग होती है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि क्या है बेसिकली। तो सीसीएमटी काउंसलिंग एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है एमटेक, एमआर्क, एम प्लान, एमडेस एडमिशंस 2017। तो सीसीएमटी 2017 ये इसका एक लोगो है। कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट जो इस बार इसको करवा रहा है वो है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, यानी कि SBNIT सूरत, गुजरात। और ये इसकी एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको सारे कुछ अपना जो प्रोसेसिंग है वो सारा इसी के थ्रू करनी है, दैट इज़ ccmt.nic.in। तो जैसे ही आप गूगल में CCMT 2017 डालेंगे या आप अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में ये चीज़ डालेंगे http://ccmt.nic.in, तो आपको जो पेज पहले दिखाई देगा वो कुछ आप देखिए आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ये एक होम पेज है इस साइट का। ठीक है, ये इसका एक होम पेज है कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक, एमआर्क, एम प्लान एडमिशन CCMT 2017 कोऑर्डिनेटेड बाय SBNIT सूरत। ठीक है, तो ये इसका एक होम पेज है और इस होम पेज में आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे लिंक्स दिखाई देंगे। होम, अबाउट CCMT, फ्रॉम द डेस्क ऑफ चेयरपर्सन, ऑफिस मेमोरेंडम, कॉन्टैक्ट अस, और ये इस तरीके का आपको एक प्लेटफॉर्म नजर आएगा। ठीक है, तो होम में बेसिकली यही है, ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स वगैरह शामिल हैं। ठीक है, और ये कब से जनरली स्टार्ट होने वाली है, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड वीक। तो मैं बता दूं आपको स्पेसिफिकली कि ये स्टार्ट होने वाली है 10 अप्रैल से। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर साइड में सारे के सारे लिंक्स भी आपको मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और तो हम इसमें धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा जो भी चीज़ वो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये होम पेज है। फिर इसके बाद आगे आप जाएंगे, अगर आप अबाउट अस वाले में, अबाउट CCMT में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें 2015, 16, 17 का गेट का स्कोर वैलिड होगा और बाकी कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, NITs के अलावा कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है शेड्यूल ऑफ CCMT को समझना कि हमने किस दिन क्या चीज़ करनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो अगर आप चाहें तो बिल्कुल मार्क भी कर सकते हैं, और जो आपके लिए बिल्कुल अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, मैं इसको थोड़ा बहुत मार्क करते हुए चलूँगा। देखिए आप, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट 3 तारीख को आ चुका है, जो आज से 3 दिन पहले की बात है, और अवेलेबिलिटी ऑफ CCMT वेबसाइट भी 3 तारीख से ही चल रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 10 तारीख को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से नोट करनी है कि 10 तारीख से आप अपना क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन चॉइसेस फिल करने की जो डेट है वो भी है यही 10 तारीख। 10 तारीख की ऑनलाइन चॉइसेस फिल करने की डेट भी है 10 तारीख। और ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट जो है वो है 8 मई। ठीक है, यार टाइम याद रखें, 8 मई टिल
11:59 PM, ठीक है, यानी कि रात के 11:59 तक आप 8 मई को अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं। और फीस पेमेंट मैं बता दूं, ये जो 2200 रुपये फ़ीस है ओपन कैटेगरी के लिए या OBC के लिए, और 1700 रुपये फ़ीस है SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। और आप याद रखें, ये जो फीस है 2200 रुपये या 1700 रुपये, ये कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होगी, और ये किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में ये जो फीस है ये रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। आप अगर भले ही कहीं पर भी विड्रॉ कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस से, तब भी आपने अगर ये फ़ीस जमा कर दी है तो ये फ़ीस कहीं पर भी एडजस्ट भी नहीं होगी और कहीं पर भी रिफ़ंड भी नहीं होगी। इसको अच्छे से समझ ले बात को, ठीक है। इसके बाद लास्ट डेट और जो चॉइस फिल करने की लास्ट डेट है वो 11 मई है, ठीक है। 11 मई जो है वो चॉइस फिल करने की लास्ट डेट है, और लॉकिंग जो होगी आपके चॉइसेस की वो 8 से 11 मई के बीच में होगी, ठीक है। ये लॉकिंग करने की जो डेट है वो 8 से 11 मई के बीच में है, ठीक है। तो ध्यान ये रखिए। और थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल सजेशन यहाँ पर देना चाहूँगा कि 11 मई जैसे लास्ट डेट है, तो अपनी चॉइसेस को आप 11 मई तक के लिए रोक के मत रखें कि हम यार आखिरी दिन चॉइस भर लेंगे, ठीक है। चॉइसेस को आप पहले भर के रखिए, क्योंकि लास्ट दिन जनरली क्या होता है, लास्ट के 2-3 दिन में सर्वर पे रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस वजह से क्या होता है, सर्वर पर रश बढ़ने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी साइट हैंग करनी शुरू हो जाती है। तो फिर आप उस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार, और आपको चिंता भी होने लगेगी कि यार मेरे सारे चॉइसेस फिल हुए नहीं हैं और क्या होगा। तो इसलिए आप एक बेटर प्लानिंग करके चलें पहले से। और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी आप देखिए कि 10 अप्रैल को ये स्टार्ट होगी और 11 मई तक आपके पास पूरा 1 महीना है। तो आप जो शुरुआत के 20-25 दिन है उसमें आप थोड़ा अच्छे से बैठें, थोड़ा बहुत अपने आस पड़ोस में थोड़ा अपने जानकार लोग, कोई दोस्त होंगे आपके, कोई फैकल्टी होंगी या कोई भी आपके होंगे जिन्होंने, कोई सीनियर्स होंगे जो इस NITs वगैरह में पढ़ चुके हैं, तो उनसे आप सारी जानकारी इकट्ठा कर लें कि कहाँ क्या है, और अपनी चॉइसेस के आधार पर आप वो चॉइसेस, मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 4-5 मई तक आप लेट से लेट 4-5 मई तक वो सारी चॉइसेस आप फिल कर लें, ठीक है। और 8 मई से 11 मई के बीच में आप अपनी चॉइस लॉक भी कर सकते हैं। और अगर आपने 11 मई को रात के 11:59 तक अगर अपनी चॉइसेस लॉक नहीं की हैं, तो उस समय वो चॉइसेस क्या होंगी, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी, ठीक है। वो चॉइसेस क्या होंगी, वो चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। इसके बाद आपने 11 मई से लेकर 21 मई तक कुछ नहीं करना है, मतलब 20 मई तक। 21 मई को आपके पहले राउंड का अलॉटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें अभी एक चीज़ और है कि आगे जाके अभी आप देखेंगे इस बार इन्होंने क्या करा है कि एक सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नाम की भी एक चीज़ भरवा रहे हैं, मतलब जमा करवा रहे हैं। 20,000 रुपये फीस सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के नाम पर है, जिसको आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप इसको जमा कर सकते हैं, और या फिर आप इसका ई-चालान बनवा सकते हैं, और ई-चालान आपको किसी भी SBI बैंक में आप उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट करना पड़ेगा फिजिकली आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट, और ये सारा कुछ होगा 22 से 25 मई के बीच में, ठीक है। इसके बाद सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट की, वो किसी भी तरीके से पड़ सकती है, वो मैं आगे पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट होगा इसका 29 मई को, ठीक है। ये सारी डेट्स भी हल्के हल्के नोट करते चलें, ठीक है। देन इसके बाद अगर आपका यहाँ पर फिर से सीट एक्सेप्टेंस फ़ी अगर किसी ने पहले जमा नहीं किया तो वो यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस को जमा करेगा 20,000 रुपये वही सारे मोड्स के थ्रू, और वो होगी 30 से लेकर 2, ठीक है। वो फीस जो जमा होगी वो होगी 30 तारीख से लेकर 2 मई के बीच में, ठीक है। 30 मई से लेकर 2 जून के बीच में, सॉरी। इसके बाद थर्ड राउंड ऑफ अलॉटमेंट जो होगा वो होगा 11 जून को, फिर वही सीट एक्सेप्टेंस फी 20,000 रुपये, सारे वही मोड्स, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर ई-चालान, और ये होगा 12 से 15 जून के बीच में, ठीक है। इसके बाद अगर आपका यहाँ तक आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप एक प्रोविजनल एडमिशन कन्फर्मेशन फ़ी जमा करेंगे 10,000 रुपये की, और वही सारे मोड्स हैं 16 से 22 जून के बीच में। उसका इंटरनल स्लाइडिंग का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 25 जून को, और जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिला है आपको वहाँ पर जाके फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, और बाकी जो फीस वहाँ की इंस्टीट्यूट की होगी, ये 10,000 और 20,000 को वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा, और ये 10,000 और 20,000 को काट के बाकी जितनी भी बची हुई इंस्टीट्यूट की फ़ीस होगी वो आपको जाके जमा करनी पड़ेगी उसी कॉलेज में जहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट में जहाँ पर आपको एडमिशन मिल चुका है, ठीक है। और वो होगी 26 से 29 जून के बीच में। और जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं, और अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ती है NSR की, यानी कि नेशनल स्पॉट राउंड की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए वैकेंसी डिक्लेयर की जाएगी 4 जुलाई को। जब ये 3 राउंड तक की काउंसलिंग हो जाएगी, जब सारा फिजिकल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट्स में हो जाएगी, तो उसके बाद आपकी वैकेंसी डिक्लेयर की जाएगी NSR के लिए, वो होगी 4 जून को। और फिर NSR के लिए आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हैं या आपको अगर करना पड़े तो वो आप कर सकते हैं 5 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में, और ठीक है। इसके लिए जो फीस होगी NSR की जो फीस होगी, अभी ये क्या है ये मैं आपको सब आगे समझाऊँगा। NSR की जो फीस होगी 42,200 रुपये ओपन कैटेगरी OBC के लिए, और
11,700 रुपये होगी SC/ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और ये जो NSR की फ़ीस है इसमें 40,000 रुपये तो NSR की पार्टिसिपेशन फ़ीस है और 2,200 रुपये जो है ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ठीक है। और ये 2,200 रुपये और ये जो 1,700 रुपये हैं ये बेसिकली कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होंगे और रिफ़ंड भी नहीं होंगे। और बाकी जो ये 10,000 रुपये और ये जो 40,000 रुपये NSR की पार्टिसिपेशन फ़ीस है ये आपकी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, ये वहाँ पर एडजस्ट कर ली जाएगी, ठीक है। और चॉइसेस फिलिंग आपको वही उसी तरीके से करनी होगी। अगर NSR के लिए आपको चॉइसेस फिल करनी है और लॉक करनी है तो वो 5 से 15 जुलाई के बीच में होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये दोनों डेट्स ओवरलैप कर रही हैं, 5 से 14 ये है और 5 से 15, सिर्फ यहाँ पर एक दिन ज़्यादा आपको दिया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपने NSR के लिए रजिस्टर किया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे 17 से 20 जुलाई के बीच में, ठीक है। 17 से 20 जुलाई के बीच में। और NSR का जो सीट अलॉटमेंट है, NSR का सीट अलॉटमेंट होगा 23 जुलाई को। और उसके बाद जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वो आप जब भी कॉलेज में जाएंगे तो वो उनका जो एकेडमिक कैलेंडर होता है उसके अनुसार वो आपको बता देंगे कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ठीक है। बेसिकली वो मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है इस बार के CCMT का, किस डेट पर क्या होने वाला है। अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। देखिए यही जो इनका मेन पेज होम पेज था उस पर एक कॉन्टैक्ट अस का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारा कुछ कॉन्टैक्ट अस के बारे में मिल जाएगा कि अगर आपको किस भी इशू से रिलेटेड, कौन से इशू से रिलेटेड आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आप बेसिकली कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो वो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके या फी पेमेंट आपने कर दिया है वो वहाँ पर दिखा नहीं रहा है, वो पोर्टल में शो नहीं हो रहा है, तो उसमें थ्रू आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दीज आर द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। इस बार 40 इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ये लिस्ट आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। 15 इंस्टीट्यूट्स ये हैं और 16 से 33 तक ये हैं और 34 से लेकर 40 तक ये हैं। तो ये 40 इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये सारे के सारे इस बार पार्ट ले रहे हैं किसमें, CCMT है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कुछ ब्रोशर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये है कि अंडरटेकिंग बाय ईच स्टूडेंट। इसमें यह है कि वही सारी चीज़ें दी रहेंगी कि मैं हमने गाइडलाइंस पढ़ ली हैं सारी की सारी CCMT में जो दी हुई हैं और हमने सारे के सारे जो ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पढ़ ली है। और कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं जो मतलब एक कॉमन एलिजिबिलिटीज़ के अलावा एक स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी रखते हैं। तो अगर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मैं अगर उन कॉलेजेस में अप्लाई कर रहा हूँ या उन इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उन इंस्टीट्यूट्स के उन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जिनमें स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, तो मैं वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है, स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो मैं सेटिस्फाई करता हूँ। और इसमें ये लिखा होगा कि अगर मैं वो एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ ना पाया गया बाद में अगर कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो मेरा जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें इसमें लिखी हैं, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। और ये इन्होंने एक हल्का सा कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पर फिर से एक लिंक दिया हुआ है वाइस चेयरपर्सन का, वही टेक्निकल एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी CCMT SVNIT सूरत गुजरात। और ये इनका सारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक वेबसाइट भी दी हुई है, देखिए ये मैं पहले बता चुका हूँ। और ये है इनकी ईमेल एड्रेस ccmt.help@ccmt.nic.in, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ न्यू फीचर्स इस बार ऐड हुए हैं CCMT में, वो क्या है थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ओनली पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स विल वर्क एज द रिपोर्टिंग सेंटर। तो आज से पहले किसी को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूँ कि क्या होता था। जैसे कोई बड़ा शहर होता था, जैसे दिल्ली होता था, बेंगलोर वगैरह होता था, तो वहाँ पर क्या होता था कि NIT के अलावा जो मतलब जैसे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, जैसे आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो NIT दिल्ली है, ठीक है, जो NIT दिल्ली है वहाँ पर NIT आपका मैं आपको दिखाऊँ, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। आप यहाँ पर अगर पीछे आए तो मैं आपको दिखाऊँगा, नहीं वो आपको दिख जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा मुझे भी ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पर। देखिए NIT दिल्ली जो है, NIT दिल्ली जैसे अब क्या होगा कि जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग होते हैं या दिल्ली के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब इस एडमिशन प्रोसेस में शामिल होते हैं, ठीक है, जिनके कॉलेजेस में मतलब जिनके शहर में NIT नहीं होता। तो वो लोग क्या करते थे, पहले से क्या होता था कि दिल्ली से बड़े शहर में एक बहुत सारे रिपोर्टिंग सेंटर्स बनाए जाते थे, कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते थे जहाँ पर रिपोर्टिंग सेंटर्स बनाए जाते थे और वहाँ पर जाके आप अपनी एडमिशन प्रोसेस को करवा सकते थे। लेकिन इस बार से क्या होगा, सिर्फ ये जो 40 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम दिया गया है, जो CCMT काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ वही रिपोर्टिंग सेंटर्स होंगे। तो बाकी और कहीं भी जो छोटे इंस्टीट्यूट्स में बता रहा हूँ कि पिछले साल तक होते थे, वो इस बार इंस्टीट्यूट्स आपको मतलब आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो रिपोर्टिंग सेंटर का काम आपके लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरा एक पर्सनल सजेशन आप लोगों से ये है कि जो भी आपका शेड्यूल में जो डेट्स दी गई हैं,
कि रिपोर्टिंग सेंटर में जाके फिजिकली रिपोर्ट करने की जो डेट्स दी गया है, जो टाइम स्लॉट दिया गया है, आप उससे थोड़ा समय पहले लेके चलें। मतलब थोड़ा समय, जैसे मान लीजिए आपको, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको अगर डेट दी गई है रिपोर्टिंग सेंटर में जाने की 15 से 20 अप्रैल, जैसे 15 से 20 अप्रैल अगर आपको डेट दी गई है फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसा ना करें कि 20 तारीख का इंतजार करते रहें। ठीक है, 15 तारीख को अगर दिया गया तो 15 को चले जाएँ, 16, 17 तक, 18 तक अपना काम वहाँ पर जाके क्लियर कर लें। उससे क्या होगा कि, क्योंकि देखिए अब रिपोर्टिंग सेंटर्स कम कर दिए गए हैं, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ने की कोशिश, मतलब भीड़ भाड़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। और भीड़ भाड़ बढ़ने के चांसेस से क्या होता है कि फिर जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा सा आपको अच्छे से, मतलब आपकी क्वेरी को हैंडल नहीं कर पाता। और दूसरी बात यह है कि फिर वहाँ पर जो सर्वर वगैरह की हैंग होने की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है, मैं किसी को कोई कंपल्शन नहीं है। आप जाना चाहें जब भी, आप पूरा जो टाइम स्लॉट आपको दिया गया है उस टाइम स्लॉट में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बट मेरा एक पर्सनल सजेशन ये है कि रिपोर्टिंग सेंटर कम कर दिए गए हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल आखिरी दिन के लिए इंतजार ना करें, थोड़ा सा जल्दी जाकर वहाँ पर अपना काम करवा लें। ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जिन भी कैंडिडेट्स को पहले, दूसरे या तीसरे राउंड में सीट अलॉट होती है, ठीक है, और जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया है किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर में और जो सीट कन्फर्मेशन फीस पे कर दी है, उनको फिजिकली जाना पड़ेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में टू पे द इंस्टीट्यूट बैलेंस फी एंड कंप्लीट देयर फॉर्मेलिटीज़ फॉर फाइनल एडमिशन। ये बताने इन्होंने न्यू फीचर्स में क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये तो बहुत सालों से ऐसा ही हो रहा है कि जब भी आपको सीट अलॉट होती है, आप यहाँ पर कुछ फीस जमा करते हैं, सीट कन्फर्मेशन फीस जमा करते हैं, जो 20,000 रुपये की इन्होंने इस बार, नहीं 10,000 रुपये की रखी है। ओके, वो तो हाँ 10,000 रुपये की जो फीस रखी है वो आपने जमा करी, और उसके बाद बाकी बची हुई बैलेंस फीस जमा करने के लिए आप इंस्टीट्यूट्स में ही जाते थे। वो पहले भी जाते थे और वो इस बार भी जाते थे। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें ये है, इस बार एक नया ये आया हुआ है कि जो भी अगर NSR में जो जाना चाह रहे हैं, मतलब NSR में ही, जैसे कुछ ये है कि जैसे 1, 2, 3 राउंड की जो काउंसलिंग है, या जो 1, 2, 3 राउंड की जो काउंसलिंग है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर आपने उन तीनों में किसी में भाग नहीं लिया और आप सिर्फ NSR में भाग लेना चाह रहे हैं, यानी कि नेशनल स्पोर्ट राउंड में भाग लेना चाह रहे हैं, और फ्रेश आप उसके लिए रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए तो उससे पहले तो क्या होगा कि आप NSR के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। NSR पर जो नज़र लोग लगाए बैठे हैं कि जो फाइनल, जो मतलब NSR के लिए ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर में जाकर। ठीक है, चलिए, आप कुछ एब्रीविएशंस और शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो बेसिकली इस पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस में यूज़ किए जाएंगे और आपको पता होनी चाहिए वो क्या होते हैं। ओपन कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी के लिए गेट के स्कोर कार्ड में जनरल लिखा होगा और CCMT में लिखा होगा OC। ठीक है, इसी तरीके से पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम जनरल कैटेगरी के लिए गेट में कुछ नहीं लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा OC PWD। ठीक है, इसी तरीके से सारे के सारे जितने भी हैं ये कास्ट वगैरह, जैसे OBC, OB, OBP, WD, SC, SC PWD, ST, ST PWD, ये सारे के सारे हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। बेसिकली कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर और कुछ एब्रीविएशन है, जैसे CCMT का मतलब क्या होता है, और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, RC रिपोर्टिंग सेंटर, HC हेल्प सेंटर, PI पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, SBI MOPS दैट इज SBI मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम, NSR नेशनल स्पोर्ट राउंड, PRN गेट रजिस्ट्रेशन ID, DVC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे कुछ एब्रीविएशन हैं जो आपको समझने ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो फ़ीस कलेक्ट की जा रही है वो 5 टाइप की फ़ीस है। देखिए, इसको भी अच्छे से समझ लें, 5 टाइप की फ़ीस है। तो सबसे पहली जो फ़ीस है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जो मैंने आपको बताया कि अलॉटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले जो आपको 2200 रुपये और 1700 रुपये देने हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार, वो है, उसका नाम दिया गया रजिस्ट्रेशन फ़ीस। और वो मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए साफ साफ, वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है और वो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ये है कि जब आपको जो सीट मिलती है, ठीक है, जब आपको सीट मिलती है तो आपको, जैसे मान लीजिए पहले राउंड में कोई भी अलॉटमेंट हो गया, तो ठीक है, तो कोई भी अलॉटमेंट अगर आपको हो गया तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जाके सीट एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, भले ही आप वहाँ पर फिर जाके जो अपने ऑप्शंस हैं वो आप डाल सकते हैं कि आप हायर चॉइसेस के प्रेफर के लिए आप स्लाइडिंग में जाएंगे, फ्लोटिंग में जाएंगे, वो सब क्या है वो मैं भी आगे आप समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो मतलब जैसे ही आपको जिस भी राउंड में आपको सीट पहली बार अलॉट हो गई, भले ही वो मनपसंद हो या ना हो, आपको उसके लिए सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जाके जमा करनी ज़रूरी है। इसको ध्यान रखें, अगर आपको अपनी मनपसंद सीट नहीं मिली है और अगर आप जाके ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो 20,000 रुपये रखी गई है, अगर उसको जमा नहीं कराते हैं तो आपके लिए CCMT
की प्रोसेस वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, अगले राउंड में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लें। कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि यार हमें तो सीट अपने मनपसंद की मिली नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि ना तो ये फीस जमा करते हैं और ना रिपोर्टिंग सेंटर में जाके फिजिकली रिपोर्ट करते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि अगले राउंड में उनको लिखा आ जाता है, जब अगले राउंड का अलॉटमेंट होता है कि नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फ्रॉम दिस फॉर दिस प्रोसेस या यू हैव विड्रॉन फ्रॉम दिस प्रोसेस। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको, मैसेज आपको पढ़ने को जरूर मिल जाएगा। इसलिए इस सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जैसे ही आपको कोई भी सीट मिलती है, आपको जाके फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा किसी भी अलॉटेड सेंटर में, और आपको उससे पहले जमा करनी पड़ेगी सीट एक्सेप्टेंस फीस। ठीक है, और चिंता ना करें, ये सारी की सारी फीस जो है ये आपकी जो इंस्टीट्यूट की एडमिशन फ़ीस है या जो भी वहाँ की ट्यूशन फीस वगैरह है उसके साथ ये एडजस्ट कर ली जाएगी। सेम केस है फॉर द सीट कन्फर्मेशन। ये बेसिकली आपको तब जमा करनी है जब आपको जो सीट मिल चुकी है, भले ही वो दूसरे तीसरे राउंड में मिली हो, किसी भी तरीके से स्लाइडिंग करने के बाद या कुछ भी करने के बाद आपको सीट मिली हो, और आपको अपनी चॉइस जो है वो लॉक करवानी है। लॉक करवाने का मतलब यह है कि आपको जो सीट मिल चुकी है, जो कॉलेज मिल चुका है, उसकी जो ब्रांच मिल चुकी है, जो कोर्स मिल चुका है, आप उससे पूरी तरीके से अगर संतुष्ट हैं तो फिर आप जाके जमा करेंगे सीट कन्फर्मेशन फीस जो कि 10,000 रुपये है, और ये भी आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी कॉलेज की फीस के साथ। ठीक है, बिल्कुल भी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। ये आपको कभी भी, ये आपको जब भी आपको पहली बार में सीट अगर अलॉट होती है, चाहे वो कोई भी हो, आपकी पसंद की हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी ही पड़ेगी 20,000 रुपये, और 10,000 रुपये एक सीट कन्फर्मेशन फीस है। यह है सीट कन्फर्मेशन फीस जो आपको देनी पड़ेगी जब आप अपनी चॉइस जो है उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। फिर एक आती है एनएसआर पार्टिसिपेशन फीस। एनएसआर पार्टिसिपेशन फीस जो मैं बता चुका हूँ कि 40,000 रुपये है ओपन कैटेगरी और ओबीसी के लिए, और बाकी जो ओबीसी के लिए, और बाकी जो आपकी 10,000 रुपये है SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो वहाँ पर जो ये 10,000 रुपये फीस है, ये है एनएसआर पार्टिसिपेशन फीस। 40,000 और 10,000 जो है एनएसआर पार्टिसिपेशन फीस है, और ये आपकी फिर से आप चिंता ना करेंगे, फिर से आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी कॉलेज की फ़ीस के साथ। और एक होती है एनएसआर फीस। एनएसआर फीस जो है वो एनएसआर पार्टिसिपेशन फीस प्लस एनएसआर रजिस्ट्रेशन फीस। तो एनएसआर पार्टिसिपेशन फीस तो यही वाली है, और एनएसआर रजिस्ट्रेशन फीस वही है जो 2,200 रुपये और 1,700 रुपये है आपकी अपनी कैटेगरी के अनुसार। और ये फीस का ध्यान रखें, ये कभी भी, ये बिल्कुल भी नॉन रिफंडेबल फीस है, और ये कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होगी। ठीक है, इस बात को भी बिल्कुल क्लियरली समझ लें आप। इसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए 2015, 16 या 17। इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास एक गेट का स्कोर कार्ड है, ठीक है, आपके पास एक वैलिड गेट का स्कोर है 2015, 16 या 17 के लिए, तो आप इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, आप CCMT में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और क्वालिफाइंग डिग्री जो आपकी है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो आपकी पास होनी चाहिए, पास आप उसमें होनी चाहिए, और आपके एटलीस्ट होना चाहिए 6.5 CGPA। अगर आपके कॉलेज में CGPA वाला सिस्टम चलता है तो 6.5 CGPA होना चाहिए, और 10 पॉइंट स्केल अगर आपके वहाँ परसेंटेज चलती है तो 60% होनी चाहिए। या फॉर OC एंड OB, यानी कि ओपन कैटेगरी और OBC के लिए ये होनी चाहिए 60% या 6.5 CGPA। और जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे SC ST या PWD है, उनके लिए 6 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल या फिर 55% होना चाहिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो अबव मेंशन्ड CGPA और परसेंटेज है शुड बी अवॉर्डेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। किसी फर्जी इंस्टीट्यूट से अगर आपने BTech करा हुआ है या कुछ भी और ग्रेजुएशन की डिग्री करी हुई है तो वो मान्य यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप फाइनल ईयर में हैं इस समय और आपने गेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है इस साल मान लीजिए, और आपने अगर बहुत अच्छा कर दिया है और अगर MTech करने जाना चाहते हैं या कोई भी और मास्टर डिग्री करना चाहते हैं जो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, और आपको अभी तक अगर डिग्री नहीं मिली है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको क्वालिफाइंग डिग्री की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं ये वाली, वो 15 सितंबर 2017 तक आपको पूरी करनी पड़ेगी। और जो सारे के सारे एग्जाम्स आपको कंप्लीट करने होंगे वो 15 जुलाई 2017 तक सारे एग्जाम कंप्लीट कर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए आप क्या दे सकते हैं, अपनी मार्कशीट या फिर ग्रेड कार्ड दे सकते हैं प्री फाइनल सेमेस्टर का। मतलब जैसे मान लीजिए BTech का मैं एग्जाम्पल ले लूँ, BTech में 8 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको 7वें सेमेस्टर का एक मार्कशीट या फिर ग्रेड कार्ड वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जाना ज़रूरी है, ये ना करें कि हमारे पास कुछ है नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जाना ज़रूरी है। प्री फाइनल सेमेस्टर का आप एडमिट कार्ड या फिर नहीं एडमिट कार्ड सॉरी मार्कशीट या ग्रेड कार्ड वहाँ पर दे दें, तब उससे काम चल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पर कन्वर्जन टू CGPA और परसेंटेज या परसेंटेज टू CGPA का जो कन्वर्जन है वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी वाला जो भी फॉर्मूला उसमें दिया जाता है वो यहाँ पर वैलिड नहीं हुआ, वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने दोनों क्राइटेरिया दे रखे हैं। अगर आपके पास CGPA चलता है तो आप CGPA ही लेके चलें, अगर आपके पास परसेंटेज चलता है तो आप परसेंटेज ही लेके चलें। ऐसा ना करें
कि अगर आपके पास CGPA लगता है और मान लीजिए आपका 6.4 CGPA है, आपके पास मिलता है CGPA आपका 6.4 CGPA है और आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो 60% से ऊपर बन जाता है। मान लीजिए उसका जो कन्वर्जन फार्मूला आपके पास आपके इंस्टीट्यूट में यूज़ होता आया है वो है कि मतलब CGPA इंटू 10, तो सीधे सीधे 6.4 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 है। ठीक है, तो 64 यानी कि आप कहेंगे कि मैं इसके लिए तो इस हिसाब से तो एलिजिबल हूँ बट इस हिसाब से एलिजिबल नहीं हूँ। और आपके वहाँ ओरिजिनली जो है वो अवार्ड किया जाता है, आपको जो मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं वो किए जाते हैं CGPA में। ठीक है, तो आप क्लियरली ध्यान रखें, अगर आपके पास CGPA में ही मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं और 6.4 आपका CGPA है तो आप क्लियरली ये बात को ध्यान रखें कि उसको आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वो 6.4 अगर आपका CGPA है और अगर आप